Hello friends, I am Shashikala and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. Today we will discuss the topic of Bar Council of India. इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस होते हैं, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर होती है या क्या क्या ड्यूटीज होती है जो उसे करनी होती है. स्टार्ट करते हैं. एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 7 बताता है द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में. तो इसका ए जो फंक्शन, द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी, होना चाहिए टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट फॉर एडवोकेट. कोई भी ऐसे प्रोविजंस डालना या ऐसे फंक्शंस को बनाना जो एक एडवोकेट के प्रोफेशन को कंडक्ट करे, अच्छा बनाए या एटिक्यूट करे. सी ऑल्सो प्रोफेशनल, इसके अंदर ना मिसकंडक्ट के बारे में भी बता रखा है. जो एक हम अलग से टॉपिक्स लेंगे ना, उसके अंदर हम मिसकंडक्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे कि मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है. टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल. सबसे पहले मेन बात तो यह है कि हर स्टेट बार काउंसिल के अंदर एक अपना डिसिप्लिनरी कमेटी होता है और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी एक अपना डिसिप्लिनरी कमेटी होता है. जो कभी भी अगर जैसे कि मान लो स्टेट बार काउंसिल के अंदर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जैसे कि इलेक्शंस नहीं हो रहे सही टाइम पर, तो और भी कोई की सीनियर एडवोकेट के लिए अगर हमें किसी कंप्लेन करनी है तो हम सब कहाँ जाएंगे. तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर जाएंगे जो हर स्टेट बार काउंसिल के अंदर स्टैब्लिश है. टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट. जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ये देखेगी कि राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट, इनको सेव करेगी कि एडवोकेट के राइट्स का कोई उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा. फोर्थ है टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म. लॉ रिफॉर्म को और प्रमोट किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा, बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए जाएंगे लॉ से रिलेटेड. टू डील विद द डिस्पोजल ऑफ एनी मैटर अराइजिंग अंडर द एक्ट विच मे बी रिफर्ड टू इट बाय अ स्टेट बार काउंसिल. स्टेट बार काउंसिल से कोई भी ऐसा मैटर अराइज हुआ है जो सही नहीं है तो उसको बार काउंसिल डिस्पोज भी कर सकती है. टू एक्सरसाइज ऑफ जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट बार काउंसिल. इसके अंदर ये बता रखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर होती है कि वो सुपरविजन एंड कंट्रोल कर सके. किसको? स्टेट बार काउंसिल को. ऑब्वियसली बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का बार काउंसिल है और हर स्टेट के अंदर एक अपना अलग बार काउंसिल है. To promote legal education and to lay down standard of such education in consultation with the universities in India imparting such education and state bar council. इसे लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना होगा. जैसे कि मान लो सेमिनार्स को वो करें कि जिससे लोग कंसल्ट हो, लोगों को जागरूकता हो और एडवोकेट्स को एक्स्ट्रा नॉलेज हो. और ये स्टेट बार काउंसिल के लिए भी लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करता है. और इसमें ये भी बता रखा है कि द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन. और हमारा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये उन यूनिवर्सिटी को ऑथोराइज करता है जिससे जो भी स्टूडेंट है वो लॉ कर सके. आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में है. क्योंकि ये जब लॉ हमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं तो इनकी यूनिवर्सिटी के पास ऑथोराइज है उस यूनिवर्सिटी से कि वो लॉ को करवा सके. टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ shall be qualification for enrollment for an advocate for that purpose to visit and inspect universities or cause the state bar council to visit and inspect university in accordance with such direction as it may be given in this behalf. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स मतलब खुद ही विजिट कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो भी वर्क चल रहा है या लॉ की डिग्री चल रही, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं क्या उन्हें वो सारी फैसिलिटी दी जा रही है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, क्या वो चीज सिखाई जा रही है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवा रखी है.
या वो स्टेट बार काउंसिल जो भी है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ मतलब मान लो स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी, कहीं का भी जो स्टेट बार काउंसिल है उनको भी बोल सकते हैं कि आप अपने स्टेट के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इंस्पेक्ट करें क्या वो उस बिहाफ पे काम कर रही है जो बार काउंसिल ने कंडक्ट करवाया है। 9th point है to conduct seminars and organize talks on legal topics by eminent jurists and publish journal and paper of legal interest। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका मेन फंक्शन ये भी है कि वो सेमिनार्स कंडक्ट करवाती है जहां पर जूरिस्ट खुद ही अपने टॉपिक्स, लीगल टॉपिक्स के ऊपर कुछ बात करते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अभी सबरीमाला टेम्पल के ऊपर हुआ था तो जूरिस्ट ने काफी सेमिनार्स लिए थे, सेमिनार्स के अंदर वो आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे इस केस को उन्होंने हैंडल किया या कैसा ये पूरा टॉपिक है, जिससे लोग जागरूक होंगे, लोग भी जागरूक होंगे, जो स्टूडेंट्स लॉ के होंगे वो उनको तो जागरूक होना चाहिए ही। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो लीगल मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ पुअर पर्सन को या कुछ पुअर स्टूडेंट्स को लीगल एड प्रोवाइड करे। टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट। जिस इंसान ने या जिस पर्सन ने आउटसाइड ऑफ इंडिया में जाकर लॉ की डिग्री क्वालिफाई की है उसे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट करे, एनरोल करे। एग्जाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उस एग्जाम को अगर वो क्लियर करता है तो वो एनरोल हो जाता है एज अ एडवोकेट इन इंडिया में। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ द बार काउंसिल, जो बार काउंसिल के अंदर फंड आता है उसे मैनेज करना और उस फंड को इन्वेस्ट करना कुछ वेलफेयर स्कीम्स के अंदर। टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर जो है उनको इलेक्शंस के लिए प्रोवाइड करना कि इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, इलेक्शंस में कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, कैसे इलेक्शंस होंगे, ये सब चीज करवाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय द अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में और भी बहुत सारे फंक्शन, उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग द अफोरसेड फंक्शन, इसमें ये बता रखा है कुछ ऐसे फंक्शन को डिस्चार्ज करना जो नेसेसरी नहीं है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट वन और मोर फंड्स in the prescribed manner for the purpose of giving financial assistance to organize welfare scheme for indigent, disabled or other advocate giving legal aid or advice in accordance with the rule made in this behalf, establishing law libraries। इसमें यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कंस्टिट्यूट कर सकता है, वह बना सकता है बहुत सारे ऐसे फंड जो फाइनेंशियली किसी को हेल्प करे, जैसे कि वेलफेयर स्कीम के लिए, वेलफेयर स्कीम किसके लिए, जो इंडाइजेंट या डिसेबल पर्सन है या अदर एडवोकेट्स, कभी उनको प्रॉब्लम्स, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब के लिए वो एक गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट वेलफेयर स्कीम चला सकता है। और लाइब्रेरीज, लॉ की लाइब्रेरीज को भी बनाता है वो, अगर उसके पास फंड अगर ज्यादा आएगा तो वो उस लाइब्रेरीज को काफी अच्छा स्टैब्लिश करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिसीव एनी ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट, बेनिफिकेशन और फॉर ऑल और एनी फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 विच शैल बी क्रेडिटेड टू द अप्रोप्रिएट फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर द सबसेक्शन। इसमें ये बता रखा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो रिसीव करती है, बहुत सारे डोनेशंस, गिफ्ट दिए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एज अ फंड के तौर पर। वो फंड वो कहाँ यूज करती है, वेलफेयर ऑफ स्कीम्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7A ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लीगल बॉडी सच एज द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन, contribute such sum as it think fit to such bodies by way of subscription or authorize expenditure on the participation of its representatives in any international legal conference seminar। इसमें ये बोल रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल लीगल बॉडीज के साथ काम करती है, उसके साथ एसोसिएट होती है और कंट्रीब्यूट करती है लीगल एड के लिए एंड और भी बहुत कुछ है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया को लीगल कॉन्फ्रेंस सेमिनार के अंदर बैठती है, पार्टिसिपेट करती है।
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा स्टेट बार काउंसिल, फर्स्ट एडमिशन एज एडवोकेट। सेक्शन 20 बोलता है एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी एडवोकेट हु वाज एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली before the appointment date and whose name was not entered in any state roll may within the prescribed time express his intention in the prescribed form to the bar council and on receipt thereof the bar council of India shall direct that the name of each advocate shall without payment of any fee be entered in the roll of state bar council and state bar council concerned shall compile with such direction। इसमें ये बता रखा है कि एडवोकेट को एडमिशन कैसे किया जाता है और राइट टू प्रैक्टिस एडवोकेट को तुरंत हो जाता है जब भी वो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाता है और वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट इमीडिएटली बन सकता है जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसमें यह भी बात है कि जो द नेम ऑफ सच एडवोकेट शैल विदाउट पेमेंट एनी फी बी एंटर्ड इन द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल एंड द बार काउंसिल कंसर्न कंपाइल विद सच डायरेक्शन। अगर जिन्होंने विदाउट पेमेंट या विदाउट फी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर करा है या कुछ विदाउट फी पेमेंट रह गई है उनकी, तो वो उसको कंपाइल करने के लिए स्टेट बार काउंसिल को बोलता भी है कि आप उनसे फी लीजिए या कुछ और। सेक्शन 19 बोलता है इन दिस सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 रिक्वायर द स्टेट बार काउंसिल टू सेंड कॉपीज ऑफ रोल ऑफ एडवोकेट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। It provides that every state bar council shall send to the bar council an authentic copy of the roll of advocate prepared by it for the first time under this act and shall thereafter communicate to the Bar Council of India all alteration and addition to such roll as soon as the same have been made। इसमें सेक्शन 19 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बोला गया है कि स्टेट बार काउंसिल के जो स्टेट बार काउंसिल है वो रोल ऑफ एडवोकेट्स जो भी एडवोकेट्स है उन सब की एक कॉपी बनाकर वो किसको सेंड करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उसे सेंड करना पड़ेगा। जो कॉपी वो सेंड कर रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। उस कॉपी को वो सेंड करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है या उसमें कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर देगी। सेक्शन 18 कहता है द एडवोकेट एक्ट 1961 मेक्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन स्टेट रोल to another। It provides that any person whose name is entered as an advocate on the name from the roll of the state bar council to the roll of any other state bar council and on receipt of any such application the bar council of India shall direct that the name of such person shall without the payment of any fee be removed from the roll of first mentioned state bar council shall be entered in the roll of the other state bar council and state bar council। इसमें ये बता रखा है कि किसी भी पर्सन अगर एक स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो उसके पास टाइम होता है या उसके पास ये राइट होता है कि वो ट्रांसफर करवा सके अपना नाम दूसरे स्टेट बार काउंसिल के अंदर। और जो दूसरे स्टेट बार काउंसिल के अंदर वो अपना नाम जब रजिस्टर करवाएगा तो उसे कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फी उसने पहले ही पे कर दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने एनरोल अपने आप को एज ए एडवोकेट करवा रखा है स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में तो यू हैव अ राइट टू ट्रांसफर योर नेम टू द स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी। आपके पास ये भी है कि आप स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी के अंदर जाकर भी अपने आप को ट्रांसफर करवा सकते हो। यूपी में नहीं, आप हैदराबाद या आसाम कहीं भी जा सकते हो आप इंडिया की स्टेट के अंदर और विदाउट एनी फी। आपको कोई फी पे करनी पड़ेगी नहीं क्योंकि आपने फी पहले पे कर दी थी तो आपके पास वो है कि आप उसको दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी एंड स्टाफ मेंबर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सके कमेटी को, जैसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी है और भी लीगल एड कमेटी है, फाइनेंशियल सपोर्ट कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, लीगल एजुकेशन कमेटी है, बहुत सारे कमेटी। तो सेक्शन 9 बताता है द एडवोकेट एक्ट एम्पावर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया
टू अपॉइंट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटीज, लीगल एड कमिटीज अंडर सेक्शन 9A, एग्जीक्यूटिव कमिटीज अंडर सेक्शन 10 क्लोज टू, लीगल एजुकेशन कमिटीज, ये सारी कमिटीज वो उसके पास पावर है कि उसको अपॉइंट करें। उसके पास ये भी पावर है कि वो एक या एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी को अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 11 कहता है ऑफ द एडवोकेट एक्ट एम्पावर दैट द बार काउंसिल टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट एंड सच नंबर ऑफ अदर पर्सन्स एज मे डीम नेसेसरी। The secretary and accountant, if any, shall possess such qualification. It is mandatory that bar council shall have a secretary. Section 11 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर ये बात बोलता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सके सेक्रेटरी को एंड अकाउंटेंट को, जो उनके अकाउंट को बैलेंस कर सके। और जो ये सेक्रेटरी अकाउंटेंट होगा वो सच क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी दैट द बार काउंसिल शैल हैव अ सेक्रेटरी, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि बार काउंसिल के पास सेक्रेटरी होना ही चाहिए। अब इसकी थर्ड क्या पावर है कि वो क्या कर सकता है, मेंटेनेंस ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट को मेंटेन करके रख सकता है। सेक्शन 12 बताता है एडवोकेट एक्ट रिक्वायर द बार काउंसिल टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स इन सच फॉर्म and in such a manner as may be described. The account shall be audited by the auditor duly qualified to act as an auditor of the companies at such as time and in such a manner as may be prescribed. The Bar Council of India shall send a copy of its accountant together with the copy of report of the auditor thereon to the central गवर्नमेंट एंड शैल कोज सेम टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें ये बता रखा है कि बार काउंसिल कैसे मेंटेन करके रखता है या रखना चाहिए उसे एडवोकेट को। तो वो सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स इन सच फॉर्म, एक अकाउंट बना के रखेगा कि कौन कौन से पर्सन उसके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोल्ड है, और ये जो अकाउंट कौन संभालेगा, ऑडिटर संभालेगा, और ऑडिटर क्वालिफाई होना चाहिए। और टाइम टू टाइम इसके अंदर क्योंकि ऑब्वियसली हर ईयर बच्चे न्यू इंक्लूड होते हैं बार काउंसिल के अंदर, तो उसको टाइम टू टाइम उसे चेंज करना होगा, उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। द बार काउंसिल शैल सेंड अ कॉपी टू इट्स अकाउंटेंट, और इस कॉपी को जो उसने अकाउंटेंट की कॉपी बना रखी है बार काउंसिल ने, जिसके अंदर बहुत सारे एडवोकेट्स के नेम है, एनरोल्ड एडवोकेट्स के, उस कॉपी को ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर हमने बार काउंसिल का जो ऑडिटर था वो किसको सेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पब्लिश कर देगी गैजेट ऑफ इंडिया में, ताकि सबको ये बात पता चले कि इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ये पर्सन या एनरोल्ड है एज एन एडवोकेट। ओके, फोर्थ है रूल्स मेकिंग पावर, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो रूल्स बना सकती है। तो सेक्शन 15 क्लोज 2 बोलता है ऑफ दिस एक्ट provide that in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for the election of the member of the bar council, chairman and vice chairman, election dispute, filling of casual vacancy in the bar council, power and duties of chairman and vice chairman, constitution of one or more funds, organization of legal aid and meeting conduct of business of any committee, management and investment of funds of bar council। सेक्शन 15 क्लोज 2 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर है कि वो किस टॉपिक्स पे रूल्स बना सकती है। तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उस पे कोई रूल्स बना सकती है, या चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के क्या क्या फंक्शंस हैं या ड्यूटीज होंगे उस इलेक्शंस के थ्रू वो बना सकती है, या फिलिंग कर सकती है जो कैजुअल वैकेंसी जो है बार काउंसिल की वो खाली होगी उस पे, और वो स्कीम्स भी बहुत सारी चला सकती है, कमिटीज बना सकती है, हर मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड को वो मैनेज करके रखेगी, मीटिंग कब कंडक्ट करवाना है उसका भी रूल मेकिंग पावर जो है वो बार काउंसिल के पास होता है। सेक्शन 49 के अंदर पढ़ेंगे एडवोकेट एक्ट कन्फर्म ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया जनरल पावर टू मेक रूल्स फॉर डिस्चार्जिंग इट फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो अपने फंक्शंस को सही से नहीं कर रहा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि उसके ऊपर भी रूल्स बनाए,
कोई भी रूल्स बना सकती है या उसको पनिशमेंट दे सकती है या कुछ और भी कर सकती है। अब हमारी जो फिफ्थ ड्यूटी है या उसका वो क्या है, वो है पावर टू पनिश फॉर प्रोफेशन और अदर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है कोर्ट के अंदर, चाहे वो एडवोकेट हो या जजेस हो या कोई अदर पर्सन हो। पावर टू पनिश फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का जब टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। सेक्शन 36 बोलता है एडवोकेट एक्ट 1961 empowers the Bar Council of India to punish an advocate for professional or other misconduct, like suspending advocate from practice for such as it may deem fit, or remove the name of the advocate from the state role of advocate it has power to dismiss the complaint, reprimand and the advocate। इसमें ये है कि अगर कोई भी एडवोकेट ऐसा पाया जाता है कि वो सही से वर्क नहीं कर रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या उसके नाम को रिमूव कर दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, या उसके कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कभी कभी ये भी होता है कि वो एडवोकेट सही से कर रहा था बट किसी और पर्सन को ये लग रहा है कि वो मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उस कंप्लेंट को डिसमिस करने का भी पावर बार काउंसिल के पास है, या रेप्रीमेंड द एडवोकेट, उस एडवोकेट को डांट कर भी छोड़ सकते हैं। सिक्स्थ पावर क्या है, सेक्शन 37 बताता है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू हियर अपील अगेंस्ट the order of disciplinary committee of a bar council, every such appeal shall be heard by the disciplinary committee of bar council। अगर कोई भी डिस्प्यूट कभी अराइज होता है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी सुनेगी, बट अगर डिसिप्लिनरी कमेटी कोई सही से वर्क नहीं करती या इसके अगेंस्ट में हमें करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप करोगे और वो अपील सुनी भी जाएगी। सेक्शन 38 कहता है प्रोवाइड दैट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल में बी चैलेंज विद इन 60 days बाय वे ऑफ अपील फ्रॉम बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर आप डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया और उससे कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है और एग्रीव पर्सन उसको सही नहीं लग रहा है तो 60 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है या वो चैलेंज कर सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। सेवंथ क्या है पावर, अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल क्या है, टू गिव सच फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इट फिट टू द स्टेट बार काउंसिल इन नीड ऑफ फंड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इट फंक्शन। कि स्टेट बार काउंसिल क्या किसी फाइनेंशियल सपोर्ट करे स्टेट बार काउंसिल की, अगर उन्हें जरूरत है कुछ फंड की कि कुछ उन्हें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं या स्टेट बार काउंसिल के पास अभी फंड इतना नहीं है कि वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है सही से, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर होती है कि वो उसकी हेल्प भी कर सकती है। टू प्रिवेंट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री फ्रॉम प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन ऑफ लॉ इन इंडिया when that country specified by the central government in this behalf prevent citizen of India from practicing the profession of law in their countries। में ये बता रखा है कि उन सिटीजन को रोका जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, या वो किसी और अदर कंट्री से हैं या सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने उस पर्सन को मना कर रखा है कि वो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता या डिस्क्वालीफाइड है, तो इन सब पे भी रोक लगाने की पावर जो होती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होती है। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी स्टेट बार काउंसिल और कमिटी देयर ऑफ टू सी लीगलिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ सच प्रोसीडिंग। अगर स्टेट बार काउंसिल ने कोई कमेटी बनाई है या उसने कुछ काम किया है तो उसका रिकॉर्ड भी रिकॉल कर सकती है स्टेट बार काउंसिल से, और उसको रिकॉर्ड भी रखना होगा। जो स्टेट बार काउंसिल वर्क कर रही है या कोई फंक्शन कर रही है कोई प्रोसीडिंग कर रही है तो उसका रिकॉर्ड भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रखना पड़ेगा। टू गिव इट्स ऑन ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ इट्स कमिटी एक्सेप्ट द डिसिप्लिनरी कमेटी। वो किसी भी कमेटी को ऑर्डर दे सकती है, डिसिप्लिनरी कमेटी को भी। टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट बार काउंसिल और एनी अदर कमिटी देयर ऑफ फॉर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। इसमें ये बता रखा है कि वो प्रॉपर मतलब डायरेक्शन कर सकते हैं स्टेट बार काउंसिल को कि उसे किस तरीके से काम करना चाहिए या कैसे फंक्शन उसे डिस्चार्ज करने चाहिए, ये सब। अब हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड द फंक्शन ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल। सेक्शन 3 बोलता है कि एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल जो है
वो कैसे फंक्शन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शैल बी अ बार काउंसिल, एक बार काउंसिल है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे ही स्टेट बार काउंसिल है। फॉर ईच ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ यूपी, बार काउंसिल ऑफ उत्तरांचल, बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सब उनके नाम से जाना जाता है उस बार काउंसिल को। बी बोलता है फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ असम। किसी भी स्टेट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एक अपना स्टेट है, असम एक अपना स्टेट है, तो इन सब जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं उन सबको एक ही नाम से जाना जाएगा, किस नाम से? बार काउंसिल ऑफ असम के नाम से। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर द स्टेट ऑफ द केरला एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ केरला, बार काउंसिल ऑफ केरला के नाम से जाना जाएगा। फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ मद्रास, बार काउंसिल ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाएगा। फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नाम से उनको जाना जाएगा। फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नाम से जाना जाएगा। फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी नॉन एज द बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसे हिमाचल प्रदेश के नाम से ही जाना जाएगा, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से। फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, उसका जो है वो वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाएगा, बार काउंसिल। For the Union Territory of Delhi to be known as the Bar Council of Delhi. A state bar council shall consist of following members, namely, in the case of State Bar Council of Delhi, the Additional Solicitor General of India ex officio. In the case of State Bar Council of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura, the Advocate General of each of the state of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and the Tripura. इसमें ex officio का मतलब होता है कि आप मतलब जैसे कि जो दिल्ली है ना वो एक्स ऑफिसियो होगी किस किस कंट्री, किस किस स्टेट की, असम की, नागालैंड की, मणिपुर की, कि कोई भी प्रोविजंस वो बना सकती है या वो उस पर एक्स ऑफिसियो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो एक्स ऑफिसियो कहलाएगा सीनेट का, ठीक है। ऐसे ही एक्स ऑफिसियो जो दिल्ली है वो इन सबकी एक्स ऑफिसियो होती है। ऐसे ही एक्स ऑफिसियो इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एक्स ऑफिसियो किसके होंगे? इन द केस ऑफ एनी अदर स्टेट बार काउंसिल, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एक्स ऑफिसियो, ओके। इन द केस ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल विद एन इलेक्टोरेट नॉट एग्जिस्टिंग 5,015 member, in the case of state bar council with an electorate exceeding 5,000 but not exceeding 10,020 member। स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो भी मतलब जितने भी इलेक्टोरेट करवाए जा रहे हैं इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स को, तो वो 5,015 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो एक्सीडिंग होते हैं 5,000 से तो वो 10,020 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन द केस वो उससे भी एक्सीडिंग हो जाते हैं 10,025 मेंबर, elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote for the among us advocate on electoral roll of the state bar council। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो जाएगा, जो भी जिसके पास ज्यादा कैपेबल है या कोई भी पर्सन अपनी नॉलेज से इन सबको इलेक्टोरेट के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। Provide that as nearly as possible one half of such elected members shall subject to any rules that may be made in the behalf of bar council। bar council of India ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं। Be person who have for at least 10 year been advocate, जो भी इलेक्टोरेट होगा वो 10 साल एडवोकेट एज अ प्रैक्टिस के तौर पे काम कर रहा होना चाहिए। And in computing the said period of 10 year in relation to any such person, there shall be included any period during which the person has been an advocate enrolled the Indian Bar Council of Advocate। जो 10 ईयर का जो एडवोकेट है 10 ईयर प्रैक्टिस जिसने किया है वो अपना नाम रजिस्टर या एनरोल करवाना होना चाहिए इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल के कितने मतलब जो होते हैं इलेक्शन जो किए जाते हैं उस मेंबर के, तो उनका टर्म क्या होता है, कितना ऑफिस का टाइम पीरियड होता है?
सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है दैट टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल अदर देन एन इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ रिफर्ड टू इन सेक्शन 54 shall be 5 years from the date of publication of the result of his election। जब उनके रिजल्ट उनका आया उस टाइम से ही वो 5 साल के लिए ओनली टाइम पीरियड होता है कि वो उस ऑफिस के अंदर बैठ सकते हैं या वो काम कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ इलेक्शन। Provide that where a state bar council failed to provide for the election of its member before the expiry of said term, the Bar Council of India may by order for reason to be recorded in writing extend the said term. The Bar Council of India may by order extend the said term for a period not exceeding 6 months। इसमें ये बता रखा है अगर स्टेट बार काउंसिल फेल हो जाता है किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के अंदर या किसी भी रीजन से, तो बार काउंसिल से वो राइटिंग में एक नोटिस ले सकता है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड उसे एक्सीड करके दे दिया जाएगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल आर एज अंडर। फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल का क्या फंक्शन है? जनरल फंक्शन सेक्शन 6 क्लोज 1 में बता रखा है। सेम फंक्शन वही है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन सभी स्टेट बार काउंसिल के ऊपर भी था, बट इसका एक अपने ही स्टेट के अंदर है, जैसे कि टू एडमिट पर्सन और एज एडवोकेट इन इट्स रोल, पर्सन को एडमिट करे एक एडवोकेट के रूप में, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, उस रोल को मेंटेन करके रखे, प्रिपेयर करे, टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट ऑन इट्स रोल, एंटरटेन करे उस केस को जो मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट के अगेंस्ट में कोई मिसकंडक्ट हो रहा है उसको, टू सेफगार्ड द राइट प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट इन इट्स रोल, to promote the growth of bar association for the purpose of effective implementation of the welfare scheme referred to in clause A of such, मतलब welfare schemes बनाए अपने स्टेट के रोल के लिए, promote and support law reform, to conduct seminar and organize talk on legal topics of eminent jurists of and publish journal and paper of legal interest। ये टॉपिक्स मैंने अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बताया ना फंक्शन, सेम फंक्शन यही है। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड प्रोवाइड करे, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ बार काउंसिल, टू प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन अंडर क्लोज फर्स्ट ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर उनको डायरेक्ट करती है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इन्वेस्ट करें, इंस्पेक्शंस करें, तो आपको इंस्पेक्शन करना होगा, मतलब स्टेट बार काउंसिल को इंस्पेक्शन करना होगा, वो चेक करेगी, विजिट करेगी। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट फर्स्ट, टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग द अफोरसेड फंक्शन। कोई भी वो परफॉर्म फंक्शन कर सकती है जो उसको लगता है। A state bar council may constitute one or more fund in the prescribed manner for such, कैसे वो एक और मोर से फंड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम फॉर द इंडाइजेंट, डिसेबल और अदर एडवोकेट को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कर सकती है, प्रोवाइड भी कर सकती है। गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड इन दिस बिहाफ, एस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज बना सकती है। स्टेट बार काउंसिल में रिसीव एनी ग्रांट, डोनेशन, gift or benefaction for all or any of the purpose specified in subsection 2 which shall be credited to the appropriate fund as constituted under that section। वो अगर उसे किसी भी कोई ग्रांट रिसीव होता है जैसे कि एज अ डोनेशन, एज अ गिफ्ट, तो वो उन फंक्शंस, उन फंड को एज अ वेलफेयर स्कीम के लिए यूज कर सकती है। सेकेंड, क्या इसके पास पावर होती है? टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। ऑब्वियसली अगर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम कंडक्ट करवाया और आपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अपना नाम एनरोल करवाया है तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो यही स्टेट बार काउंसिल इशू करती है उस सर्टिफिकेट को। सेक्शन 22 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड दैट देयर शैल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट in the prescribed from the by the state bar council to every person whose name is entered in the roll of advocates maintained by it under this act। Every person whose name is so entered in the state roll shall notify any change in the place of his permanent residence to state bar council within 90 days। न इसमें ये बात है कि अगर किसी पर्सन ने स्टेट बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करवाया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर किया तो स्टेट बार काउंसिल उसको सर्टिफिकेट इशू करेगी
एंड अगर उस एडवोकेट को मतलब जो एनरोल्ड है उसके अंदर अगर उसे अपना एड्रेस चेंज करवाना है या फोन नंबर या कोई नेम चेंज करवाना है तो 19 डेज का टाइम पीरियड होता है कि उसे चेंज करवा सकता है। सेक्शन 27 में बता रखा है एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन वंस रिफ्यूज, अगर एक एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा इट कैन नॉट बी एंटरटेन बाय अनदर बार काउंसिल। अगर एक बार काउंसिल ने एक स्टेट ने आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया, चाहे वो कैसे भी, क्योंकि कोई बहुत सारे पर्सन होते हैं फ्रॉडली, वो अपने आप को एनरोल करवाते हैं। अगर किसी स्टेट बार काउंसिल को ये लगा कि हाँ ये एनरोल जो करवा रहा है वो गलत तरीके से करवा रहा है तो वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। बट अगर उस एप्लीकेशन को एक बार रिफ्यूज किया गया है तो आप उसको किसी और एडवोकेट के अंदर नहीं एंटरटेन करवा सकते। बार काउंसिल एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज, इट कैन नॉट बी एंटरटेन बाय अनदर बार काउंसिल, एंटरटेन नहीं होगा एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्शन दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाम उन्होंने कुछ सही लिखा है बट गलत फहमी हो जाती है, या कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, वो सही से नहीं लगवाया होता है, तो उस केस को देखा जाएगा। It lays down that where a state bar council has refused the application by any person for admission as an advocate on its roll, no other state bar council shall entertain application for admission of such person as an advocate on its roll except with the previous consent in writing of state bar council which refused the application of the bar council of India। अगर एक स्टेट बार काउंसिल ने उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया तो दूसरा स्टेट बार काउंसिल उसको नहीं देखेगा एक्सेप्ट अगर वो स्टेट बार काउंसिल जहां से उसको रिफ्यूज किया गया उसको उस एप्लीकेशन को वहां से वो रिटर्न में लिखवा के नहीं आता कि उस एप्लीकेशन को किस बिहाफ पे या किस बेस पे उसको रिफ्यूज किया गया है। तो पावर ऑफ स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल की क्या क्या पावर होती है? पावर टू मेक रूल्स, ऑब्वियसली अपने स्टेट के लिए रूल्स बना सकते हैं स्टेट बार काउंसिल के लिए। द स्टेट बार काउंसिल हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू कैरी ऑन द पर्पज ऑफ सेक्शन 16 टू सेक्शन 27 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 डीलिंग विद द एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट स्टेट बार काउंसिल में मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ चैप्टर 3 16 to 28 of the advocate will, but this rule shall not effective unless approved by Bar Council of India। इससे कि पहले के वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम कैसे एक एडवोकेट को एनरोल करवा सकते हैं, तो सेक्शन 16 to 28 जो चैप्टर 3 के अंदर आ रहा था तो उसमें यही था कि सीनियर एडवोकेट किसको कहलाएंगे, कौन कौन पर्सन एंटाइटल है, तो इस सब के ऊपर भी स्टेट बार काउंसिल रूल बना सकती है। बट उसको ये रखना पड़ेगा कि वो अप्रूवल किससे हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल होना चाहिए। सेकेंड पावर होती है पावर टू पनिश एडवोकेट, उन एडवोकेट को पनिश करने का पावर होता है। द स्टेट बार काउंसिल हैज पावर टू पनिश एन एडवोकेट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते तो स्टेट बार काउंसिल के पास पावर होती है कि उन्हें पनिशमेंट दे एंड अदर मिसकंडक्ट के ऊपर। द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल में मेक एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भी होता है पावर कि वो ऑर्डर्स को पास कर सकती है, जैसे डिसमिस द कंप्लेंट और वेयर द प्रोसीडिंग वर इनिशिएट एट द इंस्टेंट ऑफ द बार काउंसिल, उसको उस एप्लीकेशन को डिसमिस करना, या डायरेक्ट दैट प्रोसीडिंग बी फाइल, उस प्रोसीडिंग को फाइल करना, या सेकेंड है रेप्रीमेंड द एडवोकेट, एडवोकेट को डांट के छोड़ देना, या उसके फर्स्ट तो हमारा ये था कि उसके ऊपर प्रोसीडिंग करना, और सेकेंड है उसको डांट के छोड़ देना, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना, उसको डांट के छोड़ देना। थर्ड क्या, उसको सस्पेंड कर देना, सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड एज इट मे बी डीम फिट, अगर उसका जैसे भी मिसकंडक्ट है उसके बेस पे उसको डिसमिस कर देना या सस्पेंड कर देना कुछ टाइम के लिए। रिमूव द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट, अगर उसका मिसकंडक्ट इतने गलत तरीके से होता है तो स्टेट बार काउंसिल के पास पावर होती है कि वो उसको रिमूव कर दे उसके नेम को एज अ एडवोकेट। सी थर्ड पावर क्या होती है, टू अपॉइंट कमिटी एंड स्टाफ मेंबर, उसके पास ये भी पावर होती है कि वो स्टेट रोल के अंदर अब कुछ कमेटी बनाए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिसिप्लिनरी कमेटी हर स्टेट के अंदर होती है, स्टेट बार काउंसिल में ऐसी वो फंक्शन कर सकती है। डिसिप्लिनरी कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी, एवरी सच कमेटी इज अलॉटेड डिस्टिंक्शन फंक्शन ऑफ कैरी, वो कोई से भी फंक्शंस के लिए मतलब कमेटी बना सकती है। फोर्थ है पावर टू मेंटेन अकाउंट्स एंड कंडक्ट ऑडिट, मैंने पहले बताया था कि बार काउंसिल के पास एक पावर होती है कि वो सभी एडवोकेट की जो लिस्ट होती है या उसके क्या किससे मतलब कहाँ पर क्या है उस सब का एक मेंटेन करे, एक अकाउंट बनाए, और वो किसको सेंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल जो उस अकाउंट को मेंटेन करती है वो बाय द ऑडिटर वो सेंड किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। अभी हम पढ़ते हैं
Advocate Act 1961 provide that every bar council shall cause to be maintain such book of account and other book in such form from and in such manner as may be prescribed. The account of a bar council shall be audited by auditor duly qualified to act as auditor of companies under the Company Act 1956. Such times and in such manner as be prescribed, a state bar council shall send a copy to its account together with a copy of the report of auditor therein to central government and shall cause the सेम टू बी पब्लिश इन द गैजेट ऑफ द इंडिया। जो स्टेट रोल होती है इसको एक अकाउंट की कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी देनी होती है और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पब्लिश कर देगी, जैसे कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उसको पब्लिश किया था गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर। और यहाँ पर एक ये बात है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें ये हो है कि ऑडिटर जो है वो किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, तो वो सब चीजें कंपनीज एक्ट में बता रखी। जब आप कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ोगे तो आपको वो सब चीज क्लियर हो जाएगी। अभी बेसिकली हमें प्रोफेशनल एथिक के लिए इतना ही जानना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है आपके माइंड के अंदर या कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं जल्दी से जल्दी करूंगी। एंड आगे की वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एडवोकेट के क्या क्या राइट्स होते हैं। थैंक यू।